All right. Hello everyone. So welcome back. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता कैसे है, और खासकर एक नया प्रोग्राम है ना। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो इस प्रोग्राम का पार्ट बन सकते हो। ये प्रोग्राम जो है फुल्ली मेंस ओरिएंटेड होगा। मेंस, ओके। एंड दैट टू क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में, है ना। अब किस टाइप से होगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये हमारा टॉपिक नंबर 7 है ना। सेंटर स्टेट रिलेशन, ये आपका टॉपिक है आपका जेपीएससी का सिलेबस में। और इसी बार जो आपके 11 जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, देखो। तो आप सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ते हो, है ना। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उसमें 3 टाइप के रिलेशन होता है। देखो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, एक और होता है लेजिस्लेटिव, है ना। 3 रिलेशन होता है। तो 3 में से आपका क्वेश्चन में 2 पूछा गया। देखिए संवाद जो है आपके प्रशासनिक और वित्तीय पूछा है, एक और होता है आपके लेजिस्लेटिव, ऐसा आई मीन रिलेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अगर हम पूरा होल सिलेबस को आपको क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में दे दें, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में, है ना। हर टॉपिक से 2-2 3 क्वेश्चन, मतलब जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसके लिए आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि देखिए, आप जब पढ़ते हो तो थियोरेटिकली उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, बट व्हेन इट्स कम्स टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, when it's come to the implementation part, okay, तो वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो यहीं पे सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो। तो उसी पर्पस के लिए मैं अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पे, एक या नहीं, इनफैक्ट 2-3 एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। ये दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, है ना। फिलहाल मैं इंग्लिश के लिए अभी आपको दे रहा हूँ। सेम आपको सेम चीज़, है ना। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर, सेम कंटेंट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। आपका कवर क्या हो जाएगा, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, है ना। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको इधर-उधर जाने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टिक टू सिलेबस और जितना मैं बोलता हूँ उसको फॉलो करना है ना। और ये सब सारे मटेरियल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन को देखिए, अगर इसी टॉपिक से मैं एक क्वेश्चन बनाया हूँ कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। जैसे बताया कि तीन तीन पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपके क्वेश्चन में अभी पूछा था, अभी देखो, अभी इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, है ना। आप देखो कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा है वो सिर्फ आप देखो, यहाँ गौर से देखो। क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मैंने बताया कि दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट योर फाइनेंशियल रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो एक और रिलेशन होता है, दैट इज नथिंग बट योर लेजिस्लेटिव रिलेशन। सो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में मतलब रिलेशन, फाइनेंशियल रिलेशन, तीसरा लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बनाया है सिंपल एक ही रिलेशन का, लेजिस्लेटिव पावर। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आपका लेजिस्लेटिव से नहीं है। सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया हूँ, ये फिनेंशियल वाला कहाँ गया सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, जस्ट अ सेकंड। सेकंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट, ये क्वेश्चन 1 है ना। एक सेकंड, क्वेश्चन टू कंक्लूजन, हाँ अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके है। देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेसिकली आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन पहले पढ़िए। व्हाइल द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड ए डुअल पॉलिटी, इट डजंट प्रोवाइड ए डुअल एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात हो रही है, राइट। मैंने बताया 3 पावर होता है, एक आपके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, है ना। 3 में से पहला ये हो गया। सेकंड आपका फाइनेंशियल पावर और रिलेशन, फाइनेंशियल, वित्तीय, ओके। तीसरा क्या बताया मैंने आपको, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, वो आपको बताया था, पहला क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू आपके फिनेंशियल था, राइट। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइनेंशियल था, क्या था मैं भूल गया, 1 सेकंड। देखो क्या पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे।
सॉरी, लेजिस्लेटिव। पहला क्वेश्चन क्या है आपके लेजिस्लेटिव से मैं पूछा हूँ, ठीक। यहाँ दैट्स वाई लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे किससे पूछा, एडमिनिस्ट्रेटिव से पूछ लिया, राइट। सेकंड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा, लेजिस्लेटिव से। देखो यहाँ पे ये है लेजिस्लेटिव, सिमिलरली ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ओके। तो हमने देखा लेजिस्लेटिव, देखा एडमिनिस्ट्रेटिव, देखा, और तीसरा बचता है कौन सा, फिनेंशियल। तीसरा क्वेश्चन भी देखोगे तो तीसरा है आपका फिनेंशियल, विद रिस्पेक्ट टू फिनेंशियल, ओके। फिनेंशियल देखो, तीसरा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू आपके फिजिकल फेडरलिज्म, दिस इज नथिंग बट फिनेंशियल, ओके। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपको मतलब आपको दिया जाएगा, और उसके आंसर रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आंसर को डिस्कस करना है हमारे साथ, है ना। ये आपका लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास में क्वेश्चन को दिया जाएगा, है ना, और इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। नहीं तो फिर आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना, बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगा। तो फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन को हम डिस्कस करने की कोशिश करें, कि अगर जब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ तो पूरा मेंस आपका तैयारी ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका तो 11 जेपीएससी का क्वेश्चन था, है ना, 11 जेपीएससी मेंस का था। ऑल राइट, तो इसको हम 40 मार्क्स में पूछा गया था, इसको हम छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमारा क्या जो टारगेट है उसको देखो। अभी हमारा टारगेट क्या है कि अब इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान में जो आपके लेजिस्लेटिव पावर है, मतलब विधायी का जो शक्ति है, विधायी शक्ति, ओके, विधायी शक्तियां जो है, ठीक है, एक तरह से आपके यूनियन की तरफ, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है ना, जो संघ है, संघ की तरफ ज्यादा टिल्टेड मतलब झुका हुआ, है ना, झुका या तो झुकी हुई है। तो इसके बारे में आपको क्या करना है, आपको अपना बेसिकली फेवर में, अगेंस्ट में, और यू कैन से कि आप कैसे इसको बोल रहे कि डिस्कस, है ना, डिस्कस। आपको भी पता है कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो, क्वेश्चन जब बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा कि हमारा सेंटर क्या स्ट्रांग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, दिस इज स्ट्रांग, है ना, ये हमारा वीक होता है ना। तो अब हमको फेडरलिज्म, अब इस क्वेश्चन को समझ गया कि मतलब भारतीय संविधान में जो हमको शक्तियां देती है ना, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर ए स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, राइट। दिस इज डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब विधायी शक्तियां का जो विभाजन होता है ना, हेवीली टिल्ड इन फेवर ऑफ यूनियन, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसके बारे में आपको आंसर लिखना है, या तो क्या क्या लिख सकते हो, राइट। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो देखो कैसे आप इस सब क्वेश्चन को 40 नंबर में आएगा तो कैसे लिख सकते हो, है ना। क्योंकि आप सिंगल भी पूछ सकता है, मल्टीपल मतलब कंबाइंड भी पूछ सकता है। तीनों तीनों आपके जो बताया कि फिनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव, तीनों को मिला के क्वेश्चन बन सकता है, या तो दो को मिला के बन सकता है, या तीनों मिला के पूछा जा सकता है। पिछले बार दोनों मिला के पूछा गया है। तो सोचो सबसे पहले देखिए, ये हमको अभी बात करना है किसके, विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव पावर, है ना। अब विधायी शक्ति के बारे में मुझे डिस्कस करना है। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं जो डिवीजन ऑफ पावर, हमारा सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है क्या है ना। यहाँ पे देखो फेडरल स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा, व्हाट इज फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरलिज्म और फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा, ओके, ये आपको जानना पड़ेगा, ओके। क्या इंडिया इज ए फुल्ली फेडरलिज्म और इट्स ए सेमी सेमी फेडरल स्ट्रक्चर। तो हम इसको सेमी नहीं बोलते हैं, है ना, देयर इज ए टर्म सेमी, सेमी मतलब आधा होता है ना, फुल नहीं होता। तो इंडिया इज नॉट ए ट्रू फेडरलिज्म, है ना, पूरा तरह से हम एक संघीय ढांचा नहीं है। इंडिया इज नॉट ए फुल्ली संघीय, सो दैट्स व्हाई देयर इज ए टर्म कॉल्ड क्वासी फेडरलिज्म, ओके, क्वासी फेडरलिज्म। तो ध्यान रखिएगा हम क्या बोलते हैं इसको, क्वासी फेडरलिज्म, TERALIZM, ओके, क्वासी फेडरलिज्म, दैट मीन्स अर्ध संघीय है, हम कंप्लीट फेडरलिज्म नहीं है, ठीक है। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको पता है कि जो पावर का डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ पावर, तो पूरा होता है सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में कंप्लीट डिवीजन होता है। अगर हमारा ट्रू फेडरलिज्म होगा तो, है ना, अगर ट्रू फेडरलिज्म नहीं है, दैट मीन्स, तो हमारा संविधान ऐसा डिजाइन किया गया है
कि सेंटर को हमने ज़्यादा फोकस करके रखा है, ज़्यादा पावर देकर रखा है एज कम्पेयर टू स्टेट। हेंस हम इसको क्या बोलते हैं, हम इंडिया को क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरलिज्म। ओके, तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना हो, इंट्रोडक्शन देना हो तो क्या देंगे, ठीक है, कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश ए फेडरल सिस्टम, है ना। बेटर फेडरल सिस्टम से और अच्छा वर्ड होगा कि यू कैन यूज क्वासी फेडरल ऑफ गवर्नमेंट बट विद यूनिटरी बायस्ड। यूनिटरी बायस्ड का मतलब मैंने बताया कि यूनिटरी बायस का मतलब सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्ग, है ना। यूनिटरी बायस मतलब सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू स्टेट। हेंस आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड, लाइक यूएसए, यूएस क्या है, यूएस इज ए ट्रू फेडरलिज्म, यूएस इज ए ट्रू फेडरलिज्म, बट क्या इंडिया के केस में नो, दैट्स व्हाई अनलाइक। एंड हमने क्या बोला, इसलिए अनलाइक, अनलाइक द यूएसए वेयर स्टेट एंजॉय सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी, है ना। तो जो ऑटोनॉमी है वो स्टेट बहुत एंजॉय करता है, उसके पास बहुत सारे पावर होता है ना। आपने यू कैन से दैट कि जो अर्धसंघीय ढांचा है उसको काफी क्या स्व या तथा होता है ना, ऑटोनॉमी मिलता है ना। इंडिया फेडरल इज ऑफन कॉल्ड ए क्वासी फेडरलिज्म, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। सो इंडिया को हम ट्रू फेडरलिज्म नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वासी मतलब अर्धसंघीय, या और इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं कि फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, आप ये भी बोल सकते हो, फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो आपसे आपसे पूछा जाए कि हम फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों बोल रहे हैं, है ना। फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर देयर इज ए सिग्निफिकेंस, इसके पीछे मीनिंग है क्यों हम लोग बोलते हैं, राइट, वो आगे पता चलेगा। This bias is visible most clearly the distribution of legislative powers between union and the states laid down in the seventh schedule। अब ये कहाँ पे मेंशन है ना। तो आपसे पूछा जाएगा अगर एमसीक्यू भी कि बताओ ये फेडरलिज्म जो टर्म है ना, या तो डिवीजन ऑफ पावर्स, है ना, जो यूज किया गया है कौन सा शेड्यूल में है। अगर नहीं भी पूछा गया है, मेंस में लिखते हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि दिस इज मेंशन इन सेवेंथ शेड्यूल। और आर्टिकल का अगर याद रख पाते हो तो और भी अच्छा है, आपका आंसर और चार चांद लग जाएगा। हेंस वी कैन से दैट हमने अभी क्या सीखा, हमारा इंट्रोडक्शन कैसा होगा, है ना। अभी जितना पढ़ा कि इंडिया इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी है हमारा फेडरल सिस्टम है ना। नेचर क्या है, यूनिटरी, है ना, यूनिटरी बायस्ड है। ओके, यूएस जैसा नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, क्वासी फेडरल और फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जो कि हमारा लेजिस्लेटिव पावर जो है हमारे संविधान के हिसाब से सेवेंथ शेड्यूल में मेंशन किया गया है, आर्टिकल इतना में मेंशन होता है, राइट। तो उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारा ऐसा डिजाइन किया गया है देखते हुए कि देखो सेंटर को स्ट्रांग बनाने का कारण क्या हुआ, हमने यहाँ पढ़ा कि सेंटर इज मोर स्ट्रांग, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग एज ए फेडरल विथ स्ट्रांग सेंटर। क्योंकि जब हमने जो ब्रिटिश टाइम पे देखा, यहाँ तक उसके बाद जब हमारा देश इंडिपेंडेंस हो रहा था, राइट, तो हमने देखा काफी प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, यस, है ना। आपको पता है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। अब उसको प्रिंसली स्टेट मतलब अब देसी जो रियासत जिसको बोलते हैं, राइट, देसी रियासतें। और जब विभाजन के बाद प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, देश टुकड़ों में बट गया, है ना, बिकॉज ऑफ सो मेनी डाइवर्सिटी, भौगोलिक विविधता के कारण, सोशियो इकोनॉमिक नीड्स, हमारा देश इतना बड़ा है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो अब उस यूनिटी को बरकरार रखने के लिए हम पूरा स्टेट जो है, सारे स्टेट को हम ट्रू मतलब जो है ना कंप्लीट ऑटोनॉमी नहीं दे सकते हैं, क्या कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी नहीं दे सकते हैं यूएस जैसा, कंप्लीट ऑटोनॉमी हम नहीं दे सकते हैं, है ना। बिकॉज ऑफ ये सब जो इश्यू हमने फेस किया था, है ना, आजादी से पहले, कौन सा, जैसे कि पार्टीशन में, है ना, देश विभाजन के टाइम के बड़ा इशू हुआ। अब सारी जो देसी रियासतों के साथ, है ना, कोई सबको एक साथ है ना भारत में विलय करना। अब देखो जम्मू का जेएनके का अभी इशू आज के डेट में भी चल रहा है, 70 साल आज़ादी के हो गया प्लस हो गया, तब भी ये इशू चल रहा है। तो ये इशू फर्दर ना हो, है ना, और आगे ना हो, तो इसीलिए हमने नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए क्या किया, स्ट्रॉन्ग को हमने है ना ज्यादा पावर दिया, स्ट्रॉन्ग को सेंटर को ज्यादा पावर दिया। हेंस वी से दैट कि जो भी पावर है स्टेट के पास एज कंपेयर टू स्टेट
ज़्यादा होगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई आपको? ऑलराइट, ठीक है। अगर ये बात इतना समझ में आ गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने सेंटर को क्यों स्ट्रॉन्ग करके रखा है। ऑलराइट, चलो। तो अब हमने ये भी देखा कि 10, है ना? व्हेन वी एग्जामिन द 7th शेड्यूल, हमने जब 7th शेड्यूल को एग्जामिन करने की कोशिश किया, है ना, और रिलेशन को जो भी प्रोविजन दिया गया हुआ है, इट्स क्लियरली बिकम दैट यूनियन हैज द ओवरराइडिंग अथॉरिटी इन मेनी एरिया ऑफ लॉ मेकिंग। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास अब आपको ये पता होता है कि हमारे पास यूनियन लिस्ट होता है, राइट? ओके, स्टेट लिस्ट होता है और बीच में कंकरेंट लिस्ट होता है ना? यूनियन लिस्ट में कौन, सेंटर आपका पास लॉ मेकिंग पावर होगा, कंकरेंट में सेंटर प्लस स्टेट दोनों आ जाएंगे। स्टेट में क्या हो गया, सिर्फ आपके स्टेट के पास पावर है, राइट? इसलिए सबका अलग अलग लिस्ट है कि कौन सा पावर प्रोविजन सेंटर गवर्नमेंट के पास होगा, कौन सा स्टेट के पास होगा, कौन सा लेजिस्लेटिव के पास होगा, राइट? ये सब हो गया। नाउ अभी तो अब देखो कि ये कह रहा है कि क्योंकि सेंटर, ऑब्वियसली बात है, सेंटर जो क्या है, सेंटर, सॉरी, वन सेकंड, हाँ, सेंटर, सेंटर में सेंटर क्या है, मतलब यूनियन जो है, ये आपके पास क्या बोलते हैं, ये इसके पास मोर पावर, दिस गाय इज हैविंग मोर पावर। अगर मोर पावर होगा तो स्टेट अपना जो लॉ बनाएगा, ये क्या कर सकता है, इसको इसको स्टेट के लॉ को ओवरराइड कर सकता है। ओवरराइड मतलब, है ना, उस कानून को बदल सकता है, राइट? तो हेंस कानून बदल के कारण क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास लेस पावर है, ऑब्वियसली, राइट? नाउ हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। अब लेजिस्लेटिव पावर का जो, मतलब जो विभाजन होगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या रोल है और किस किस कॉन्स्टिट्यूशन में आपके बेसिस पे डिवीजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर देखो, आर्टिकल 245, ये क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। यस, तो अगर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा किसी भी एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फॉर एग्जांपल झारखंड की बात करो तो झारखंड इज आल्सो एनी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? और इवन की पूरा स्टेट, आई मीन पूरा देश में होल पार्ट ऑफ इंडिया, राइट? तो कहीं पे भी बात करो तो स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट के पास पावर है। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक्स लॉ द लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ देयर स्टेट। हम सिर्फ किसी, फॉर एग्जाम्पल किसी डिस्ट्रिक्ट का, है ना, किसी डिस्ट्रिक्ट में बना सकते हैं लॉ, या तो किसी राज्य में। हमारा लिमिट स्टेट लेजिस्लेचर का क्या है ना, लिमिट विद इन द स्टेट। और ये तो बेसिक बातें हो गई। सिमिलरली आर्टिकल 245 हमने देखा, आर्टिकल 246 और 7th शेड्यूल, है ना, इस टाइप का आपको आंसर लिखने होते हैं, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 7th शेड्यूल क्या कहता है कि 7th शेड्यूल में मैंने बताया कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, हाँ ना, पहले कितने थे, है ना, पहले कित ओरिजिनल में कितने थे, अभी कितने हो गए। तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस करोगे, एक चीज नोटिस करना आप, कि देखो कि डे बाय डे जो यहाँ इसमें देखो, है ना, यहाँ पे दो 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 जगह पे नोटिस करो, यहाँ पे करो और यहाँ पे करो। देख रहे हो कि पहले स्टेट को ज्यादा ऑटोनॉमी दिया गया था। स्टेट, स्टार्टिंग में स्टेट के पास ओरिजिनली कितना था स्टेट लिस्ट में, 66 से घट के कितना हो गया, 61, मतलब 61 सब्जेक्ट्स पे अभी फिलहाल स्टेट के पास क्या है, पावर है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ये चीज रियलाइज होगा कि स्टेट के पास जो पहले ऑटोनॉमी हुआ करता था, पावर हुआ करता था, नाउ दैट पावर इज रिड्यूसिंग। Hence, we can say that is clearly justifying that कि स्टेट का जो ऑटोनॉमी है वो डे बाय डे वो घट रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 66 सब्जेक्ट्स के ऊपर पावर था स्टेट के ऊपर कि वो अपने लॉ मेकिंग और इम्पोर्टेंट डिसीजन मैटर्स को बना सकते थे। बट अभी फिलहाल इट्स ओनली नाउ बिकम 61, राइट? सिमिलरली अब यहाँ से घटाएगा तो ऑब्वियसली हम कहीं पे कहीं इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज एडजस्टिंग ओवर हियर इन द कंकरेंट लिस्ट, राइट? और आप देखो यहाँ पे बढ़ रहा है। पहले यूनियन के पास 97 था, अब 100 हो गया, मतलब ये और स्ट्रांग होते जा रहा है, राइट? सेंटर और स्ट्रांग हो रहा है, स्टेट और वीक होते जा रहा है, ठीक है? और कंकरेंट मतलब, है ना, उसको भी बढ़ाया जा रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको क्लियरली दिख रहा है कि अब स्टेट के पास ज्यादा ऑटोनॉमी नहीं रहा और धीरे धीरे
कम होता जा रहा है और सेंटर के पास जो ऑटोनॉमी है वो बढ़ रहा है। तो इस टाइप के आपके आंसर लिखने होते हैं, है ना? विथ प्रॉपर जब संविधान की बात करते हो, पॉलिटी की बात करते हो तो आपके पास सारे आर्टिकल्स जो सारे मतलब जो रिलेवेंट आर्टिकल्स हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि आपके पास जब आंसर लिखते हो तो आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए, जो चीज़ बोलना चाह रहे हो, है ना? कि मैंने जैसे अभी अभी बताया कि मैं सिंपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सेंटर सेंटर इज़ मोर पावरफुल, है ना? कहीं पे लिखा था ना कहीं पे जो ऐसा हटा दिया कि सेंटर इज़ मोर पावरफुल, स्टेट इज़ नॉट दैट मच पावरफुल और लेस पावरफुल। तो इसको इस स्टेटमेंट को मुझे कहीं तो प्रूव करना पड़ेगा ना कि हम स्टेट को, यूनियन को, है ना? केंद्र को, है ना? स्टेट से केंद्र की कंपेयर कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि सेंटर दैट इज़ नथिंग बट यूनियन, यूनियन इज़ हैविंग मोर पावर। ठीक है, मैंने एक लाइन लिख दिया। अब उसको कहीं जस्टिफिकेशन करना पड़ेगा ना और यहाँ पे भी जो हमने लिखा, यहाँ पे देखो, कहाँ पे लिखा? यहाँ पे देखो, क्या लिखा कि फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, है ना? ये एक लाइन तो सब कोई लिख देगा, जो पॉलिटी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है या तो जो सिविल सर्विस का तैयारी नहीं कर रहा है, तो जो कॉमन सेंस भी रखता होगा तो उसको पता है देश के पास, है ना? राज्य के कंपेयर में, है ना? देश के पास ज़्यादा पावर होगा। ये तो जो एक 9th क्लास का बच्चा भी जानता है। लेकिन जब आप एज़ अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट हो, तो आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी, प्रूफ करना पड़ेगा, पहले कितना था, अभी कितना हुआ, है ना? हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि ऑटोनॉमी है ना? कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, राइट? यू अंडरस्टूड। तो अब मैं यहाँ से एक चीज़ और आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो इसको पहले इरेज़ करते हैं, है ना? अब नेक्स्ट अभी समझ में आ रहा है कि किस टाइप से मेंस की तैयारी की जाती है। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ टीथ एंड सब्सटेंस, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसके अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करोगे? है ना? या तो मैं इसको क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, कि देखो सबसे पहली ये आपके एक तरह से सार, है ना? और पदार्थ का सिद्धांत, है ना? बेसिकली आप यूँ बोल लो, पिच एंड सब्सटेंस एक टर्म होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है? ये बेसिकली यू नो कि जो हमारा एक यू नो दैट जो हम जुडिशरी में टर्म यूज़ करते हैं, जुडिशरी, है ना? न्यायपालिका में कि इफ ए लॉ ओवरलैप बिटवीन लिस्ट, कोर्ट, है ना? अब यहाँ पे क्या हो गया? लिस्ट मतलब अगर आपके पास सेंटर का है, स्टेट का है, कंकरेंट का है, तो आपके पास पता है ना कि अगर क्लियरली मेंशन है फॉर एग्जांपल कि ये है ना आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, है ना? 100 सब्जेक्ट्स अगर ये हैं तो वो पावर है यूनियन के पास, है ना? ये स्टेट लिस्ट है तो ये स्टेट के पास। बट ऐसा कुछ फ्यूचर में कुछ आता है या तो क्या बोल सकते हो कि कहीं पे मेंशन नहीं है कि ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा, तो क्या करेगा? कोर्ट विल अप्लाई द प्रिंसिपल पिच एंड सब्सटेंस टू सी द ट्रू नेचर ऑफ द लॉ, राइट? तो और वो फाइनली किसको चला जाता है? प्रेफरेंस यूनियन अथॉरिटी जाता है। तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिड्यूअरी पावर। क्या होता है? रेसिड्यूअरी पावर यही होता है ना? जो कि आपका टर्म कहीं पे सेंटर, है ना? यूनियन लिस्ट पे भी मेंशन नहीं है। ये सेंटर सी फॉर मतलब यूनियन लिस्ट बोल दो, है ना? इसको यूनियन लिस्ट पे भी मेंशन नहीं है, राइट? ना ही स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ना ही कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। कहीं पे अगर मेंशन नहीं है, तो दैट पावर विल गो टू रेसिड्यूअरी पावर एंड हेंस प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस विल गिवन टू यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन अथॉरिटी, राइट? ओके। नाउ यूनियन लिस्ट में द सिंबल ऑफ सेंट्रल सुप्रीमेसी, मैं बोला कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट है और यूनियन है, सेंटर है, यूनियन इज मोर पावरफुल, हेंस इट्स हैविंग मोर सुप्रीमेसी, है ना? जो ये ज़्यादा सर्वोच्चता है। सुप्रीमेसी मतलब क्या होता है? सर्वोच्चता है, ओके? सर्वोच्चता है। कैसे? यहाँ पे 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? और किसी भी नेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उसके जो नेशन का इंटरेस्ट है ना? देश के हित में विद द रिस्पेक्ट टू नेशनल इंटरेस्ट और यूनिटी को एक, है ना? जो एकता है उसको बनाए रखना, है ना? सॉवरेनिटी को मेंटेन करने के लिए आपके पास यूनियन को ज़्यादा देने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस का मैटर हो गया, तो डिफेंस ऑब्वियसली, है ना? आपके नेशनल इम्पोर्टेंस का बात हो गई, राइट? आपके सॉवरेनिटी की बात हो गई, आपके एकता की बात हो गई, है ना? फॉरेन अफेयर्स, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, हाईवे, बैंकिंग, करेंसी, सिटीजनशिप, कम्युनिकेशन, इंटर स्टेट ट्रेड, है ना? तो ये सब आपके यूनियन लिस्ट का पार्ट है। सो अभी यूनियन लिस्ट का है तो इसका यहाँ पे कौन इस पे लॉ और कानून बना सकता है?
ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन दिस सब्जेक्ट। यस, है ना। इसका रीजनिंग क्या दिया गया था और क्या इसका रेशनल, इसका क्यों हम तर्क दिया जाता है कि बेसिकली दिस मैटर्स रिक्वायर्ड यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी, राइट। क्योंकि डिफेंस है, आप स्टेट के लिए नहीं बनाते हो। फॉरेन अफेयर्स क्या है, फॉरेन अफेयर्स भी आप स्टेट के लिए बनाते हो ना। एटॉमिक एनर्जी, दिस ऑल आर फॉर अक्रॉस द नेशन, है ना। दिस सब्जेक्ट्स इट्स फॉर अक्रॉस द स्टेट, है ना, सारे स्टेट के लिए कॉमन। हेंस उस कॉमन को, यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए हमें इसको डालना पड़ा, है ना। कि ऐसा भी ना हो कि आपने, है ना, तमिलनाडु के लिए फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु के लिए कोई है ना, तमिलनाडु के लिए अगर स्टेट हो तो कुछ कानून तमिलनाडु के लिए डिफरेंट हो, झारखंड के लिए कुछ हो, बिहार के लिए कुछ हो, नहीं ऐसा नहीं है, राइट। नाउ सिमिलरली स्टेट की बात करें, है ना, स्टेट लिस्ट मैंने बताया कि स्टेट लिस्ट श्रिंकिंग ऑटोनॉमी ऑलरेडी हम डिस्कस किया, है ना। क्योंकि हमारे, है ना, अभी इतने सब्जेक्ट्स, है ना, है। पहले कितना हुआ करते थे मैंने बताया, अर्लियर इट वाज 66, नाउ इट्स 61। हेंस वी कैन से दैट ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है ना। श्रिंकिंग मतलब जो अपना सर्वोच्चता है वो सिकुड़ रहा है, स्वायत्तता, सर्वोच्चता नहीं स्वायत्तता, ठीक। ओके। सो और ये कौन कौन से स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, कृषि, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, वाटर सप्लाई, ये सब मैटर में कानून कौन बना सकता है, आपके राज्य बना सकता है, स्टेट। ओके। इन थ्योरी स्टेट हैव एक्सक्लूसिव पावर, है ना। अगर आप ये बोल सकते हो कि स्टेट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर तो है, बट इन प्रैक्टिस यूनियन ओवरराइडिंग पावर्स। ओके, अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे स्टेट का ऑटोनॉमी को लिमिट कर देता है ना। स्टेट गवर्नमेंट का पावर जो है उसको लिमिट करता है। एग्जांपल देखो, पब्लिक हेल्थ का ही ले लो कि ये स्टेट सब्जेक्ट, है ना। ये तो आपको पता है कि यहाँ पे देखा कि क्या है आपके हेल्थ, हेल्थ इज नथिंग बट स्टेट सब्जेक्ट। बट कोविड-19 जब आया तो पार्लियामेंट यूज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज नथिंग बट यूनियन लॉ, टू इम्पोज नेशनल वाइड लॉकडाउन ओवरराइड स्टेट डिसीजंस। समझ में आया? तो आप किस हिसाब से स्टेट क्या करता है ना, आप मतलब जो स्टेट को जो डिसीजन है उसको सेंटर ओवरराइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट के मतलब ऐसा ऐसा कानून मतलब प्रोविजन है कि कुछ ना कुछ पॉलिसीज और मतलब आर्टिकल संविधान में ऐसा कुछ प्रोग्राम और कुछ लॉ ऐसे हमारे बनाए गए हैं, है ना, जो कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो इम्पोज हो गया कोविड-19 में, और बोला गया कि नेशनल वाइड लॉकडाउन। अब कोई भी राज्य, है ना, कोई भी राज्य अब उसको इग्नोर नहीं कर सकता उस डिसीजन से, है ना। हेंस आपको मानना पड़ेगा जो सेंटर कह रहा है। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमने जो आर्टिकल 245 पढ़ा कि कोई भी आर्टिकल 2 मतलब पार्लियामेंट जो भी आपके लॉ बनाता है ना, यू हैव टू, है ना, एक्सेप्ट इट एज पार्ट ऑफ ए स्टेट। तो झारखंड एज स्टेट है, तो पार्लियामेंट ने कोई लॉ आपके बनाया है किसी भी मतलब एज होल कंट्री के लिए और किसी स्पेसिफिक स्टेट के लिए, तो आपको मानना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इट सेज। ओके। नाउ कमिंग बैक टू द concurrent लिस्ट, सोर्स ऑफ यूनियन डोमिनेंस। अगेन कंकरेंट में भले आपके सेंटर और स्टेट दोनों आ जाएंगे, बट डोमिनेंस किसका रहेगा, अगेन द यूनियन का डोमिनेंस होगा। यहाँ पे हमने इसका जस्टिफिकेशन भी देखा। पहले कंकरेंट लिस्ट में कितने थे, 47, अभी कितने हो गए, है ना, ये भी बढ़ गए, है ना। तो अब ये दे सकते हो जैसे कि आपके क्रिमिनल लॉ हो गए, मैरिज डाइवर्स हो गया, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, है ना। ये जितने भी है ये आपके दोनों है, सेंटर का भी पास पावर है, स्टेट के पास भी पावर है, बट both union and state can legislate, but union law prevails in case of conflict। 20 I mean 254, अगर दोनों लॉ में अगर सेम, अगर मान के चलिए आपने एजुकेशन पे कोई लॉ बना दिया, है ना, एजुकेशन पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बना दिया, ठीक। फॉर एग्जांपल आपने बोला कि नहीं, है ना, 6 से 14 ईयर्स तक का जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट, कि इतना ईयर के बच्चे को आपको फ्री एजुकेशन देना चाहिए, है ना, देना पड़ेगा फ्री एजुकेशन, है, दिस इज फंडामेंटल राइट्स। ओके, कौन सा आर्टिकल में है आप लोग बताइएगा। तो ये आपके सेंट्रल लॉ है ना, यूनियन। तो आप यूँ नहीं बोल सकते कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती
कि हम है ना इतना से नहीं देंगे, है ना? हम क्या करेंगे, हम तो सिर्फ़ है ना 6 से 8 साल तक ही देंगे। सो दोनों लॉ 2 लॉ हो गई तो कौन-सा लॉ प्रिवेल कर जाएगी, है ना? इंडियन गवर्नमेंट की। मतलब जो हमारा अभी करंटली फंडामेंटल राइट्स है दैट विल प्रिवेल दैट इज़ व्हाट इट सेज ओके? ये समझ में आ गया? सो ऐसे आपको पूरा मिल जाएगा, है ना? आपको स सारा चीज़ें अभी डिस्कस करने में जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप देख लो आपको इस टाइप का आंसर मिल जाएगा, स्टेट का रिक्वेस्ट क्या है, 252 क्या है, एनवायरनमेंट लॉज़ क्या है, एग्ज़ाम्पल भी है, ठीक है? देखो टिल्ट वर्ड्स मतलब ऐसा आंसर आप लिखोगे जीएसटी के बारे में है 356 मिसयूज जो होता है पार्लियामेंट कैन मिसयूज है ना सो बहुत सारी चीजें ऐसे है कैसे जैसे कि देखो लार्ज यूनियन लिस्ट रेसिडरी पावर मैंने बताया रेसिडरी पावर के बारे में ओवरराइडिंग स्टेट लिस्ट कौन कौन सा आर्टिकल में ओवरराइड कर सकता है कंकरेंट लिस्ट का फेवर में किया जा सकता है फिनेंशियल सुप्रीमेसी को दिखाता है जुडिशियल ना क्या न्यायिक जो आपका इंटरप्रिटेशन है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केस आया था तो आपके इस है ना देखो एसआर बुम्मई वर्सेस इंडियन ऑफ इंडिया केशवानंद भारती के बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है तो आप देख सकते हो कैसे कैसे आपके आंसर में जा रहा है सिमिलरली आप यहाँ पे कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जांपल भी दे दो है ना कि देखो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैक्सिमम मार्क्स कैसे कर सकते हो आप जीएसटी देखो गुड्स एंड सर्विस जब देखोगे तो ये आप यहाँ पे देखो कि बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज करके बनाया गया तो स्टेट के पास अब ज़्यादा टैक्सेशन पावर नहीं है ये फिर कहाँ पे चला गया जीएसटी में अब जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी का भले आपके पास सेंटर जीएसटी होता है ना आईजीएसटी होता है और स्टेट जीएसटी होता है राइट स्टेट जीएसटी होता है बट आप देखोगे बहुत सारे अभी कोविड 19 के टाइम में देखोगे जीएसटी का जो पेमेंट है आप देखोगे कंप्लेन करता है स्टेट कि हमें अभी जीएसटी का जो बकाया पैसा मिला नहीं है राइट सो दैट मीन्स ऑटोनॉमी जो है सेंटर के पास जा रहा है ओके तो जीएसटी काउंसिल देखो हालांकि दोनों रहता है यूनियन और स्टेट बट यूनियन हैज ग्रेटर यू कैन से अथॉरिटी बट सुप्रीम कोर्ट ने अगेन बोला है कि जो जीएसटी काउंसिल का जो भी डिसीजन होगा इट्स नॉन बाइंडिंग है ना वो बाइंड नहीं होगा क्यों क्योंकि बताया कि देखिए नहीं तो फिर आपका क्या होगा एक तरफा हो जाएगा सेंटर के पास ग्रेटर से मतलब ज्यादा उसके पास वोटिंग है मतलब ज्यादा पावर्स हैं तो कोई भी आपको जीएसटी काउंसिल में है ना आपसे कुछ पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट होती है तो इट्स नॉट दैट कि आपको मानना ही पड़ेगा एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इट्स नॉन बाइंडिंग है ना फोर्स नहीं कर सकते कोविड 19 का ही केस देखो पेंडेमिक में हेल्थ बीइंग ए स्टेट सब्जेक्ट नेशनल वाइड मैं बता दिया ऑलरेडी ठीक है कि यूनियन का सुप्रीमोसी को दर्शाता है ये फॉर्म लॉ हालांकि इसको बाद में रिपील किया गया एग्रीकल्चर ये स्टेट सब्जेक्ट मैंने बताया एग्रीकल्चर क्या है एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट आगे पढ़ा ऊपर में ठीक है तो बट अभी जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई थी राइट बाद में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए सब कुछ हुआ बाद में उसको रिपील किया गया है ना कि हमारा जो ये इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स का जो है बिजनेस उसको ये हो सकता है ना किसान को फायदा नहीं होगा नुकसान होगा तो बहुत सारे आपके प्रोटेस्ट हुए देन आपका आर्टिकल 370 देखो है ना एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर पहले क्या था एक राज्य हुआ करता था ठीक है उस राज्य का दर्जा को हटा दिया गया है ना इट वाज रीऑर्गेनाइज इन ए यूनियन टेरिटरी राइट अब राज्य से यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया तो मतलब आप देख रहे हो पावर देखो सेंटर और स्टेट के बीच में कि किसके पास ज्यादा पावर है तो ये सब आपको लिखना पड़ता है तभी जाके आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे राइट ये ऐसा अगर आप लिखोगे फिर आपको नेशनल देखो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखो है ना अगेन आपने अभी देखो ये क्या प्रॉब्लम चल रहा है बहुत सारे ऐसे हैं है ना क्रिटिसिज्म भी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कंक्लूजन भी ऐसे लिखना है अगर ऐसा लिखोगे आप है ना तो आपका मतलब मान के चलो कि आपका मेंस रुकेगा नहीं ठीक है लेकिन बशर्ते आपके जितने भी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो मैंने यहाँ पे क्या क्या बताया यहाँ पे कितने सारे आर्टिकल लिखे हैं ठीक है शेड्यूल का जिक्र किया ठीक है बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का जिक्र किया है ना फिर नीति आयोग का बात किया जीएसटी काउंसिल का बात किया ठीक है इंटर स्टेट काउंसिल का बात किया बहुत सारे ऐसे अभी है ना फिर आपके जे एंड के है ना जम्मू कश्मीर का बात किया तो इस टाइप का जब तक आप जो रियल टाइम जो आपके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन नहीं दोगे ना क्वेश्चन में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन रियल टाइम में तब तक मान के चलो आपके मार्क्स नहीं आने आएंगे नहीं आपका मेरिट बनेगा ठीक है और इस सब के लिए आपको जो फॉर्म में फिर ये भी बता दिया फॉर्म लॉ के बारे में बताया राइट 356
जो आपके इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, यू कैन से दैट। तो यही सब चीज़ आपको बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, तब जाके आपको आंसर में इंटरेस्ट लेता है आपके एग्जामिनर, अदरवाइज एवरेज मार्किंग करके आपको छोड़ देगा, है ना? आपको एवरेज मार्किंग कर देगा और बोलेगा टाटा बाय बाय। देखो आपको कितना चीज़ अभी आज के क्लास में समझ में आ गया। तो इस टाइप जब पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड हो, है ना, सो यू कैन सी दिस, यू कैन सी दिस नंबर ना, इस नंबर पे आप, है ना, कांटेक्ट करके या तो हमारे ऐप जो है, ऐप पे भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, है ना, वहाँ पे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अदरवाइज यू कैन व्हाट्सअप हियर, नो प्रॉब्लम। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन गाइस, थैंक यू सो मच। ओके।